नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एयर पोल्यूशन एक ऐसा मसला है जो ना कि सिर्फ चाइना बल्कि इंडिया को भी इंपैक्ट कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को ही इंपैक्ट कर रहा है। अगर हम चाइना की तरफ देखें तो उन्होंने अपने एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करने में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हासिल करी है। जैसे कि बीजिंग ब्लू का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया, खास करके दिल्ली जैसे शहरों के अंदर एयर पोल्यूशन का लेवल अभी भी इतना ज्यादा है। कई इलाकों के अंदर तो दिल्ली के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 900 या इवन 1000 से भी पार चला जाता है। बट चाइना ने अपने एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन रिफॉर्म्स चाइना ने किए, रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्टेशन चाइना ने किया, एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट चाइना लेकर आया। वहीं इंडिया के लिए अभी भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है, जहां पोल्यूशन से होने वाले हेल्थ क्राइसिस जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि कैसे चाइना ने अपने पोल्यूशन के क्राइसिस को हैंडल किया और क्या इंडिया भी अपनी हवाओं को साफ कर पाएगा, क्या इंडिया भी एयर पोल्यूशन को टैकल कर पाएगा। तो चलिए चाइना की इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में जानते हैं और डिस्कस करते हैं चाइना की सभी रिफॉर्म्स के बारे में। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, एयर पोल्यूशन चाइना के कुछ बड़े शहरों में पिछले 10 सालों में 54% से ज्यादा एयर पोल्यूशन जो है वो गिर गया है। एक डिकेड पहले, यानी कि एक दशक पहले, चाइना दुनिया के सबसे बुरे एयर पोल्यूशन क्राइसिस से जूझ रहा था। शहरों में चाइना के घना धुआं छाया रहता था, लोग रोजाना मास्क पहनते थे और हेल्थ रिस्क जो थे वो तेजी से बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आज चाइना का आसमान ज्यादा साफ है और हवा की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार भी आया है। तो फिर दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाले और ग्रीन हाउस गैसेस के सबसे बड़े एमिटर ने अपनी हवा को कैसे साफ किया। तो दोस्तों, 2013 में चाइना का जो एवरेज पार्टिकुलेट मैटर का जो एमिशन लेवल जो था, यानी कि PM 2.5 का लेवल जो था वो 101.56 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि चौंकाने वाला नंबर है। लेकिन 2023 तक, आप पीछे इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं, 2023 तक ये गिरकर सिर्फ 38.9 माइक्रोग्राम रह गया। यानी कि एक दशक के अंदर 60% की शानदार गिरावट पार्टिकुलेट मैटर या फिर PM 2.5 के अंदर चाइना ने नोटिस करी। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक सिर्फ 2024 के पहले 6 महीनों में भी चाइना अपने पार्टिकुलेट मैटर के एमिशन को और भी 3% गिराने में कामयाब रहा था। यह बदलाव एक अचानक या कोई अच्छी किस्मत का नतीजा नहीं था, बल्कि सोची समझी योजनाएं और बड़े बड़े फैसलों का अंजाम था जो चाइनीज सरकार ने अपने देश के अंदर लागू करी। एक बड़ा फैक्टर था वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का रिफॉर्म। चाइना ने अपनी कार सेंट्रिक सिस्टम से सस्टेनेबल मोबिलिटी मॉडल की तरफ बढ़ना, शिफ्ट करना चाइना ने शुरू कर दिया। अब कोई भी देश, हमको लगता है कि डेवलप्ड देश वो होता है जहां पर हर व्यक्ति के पास अपनी कार होती है, पर असल में ऐसा नहीं होता है। डेवलप्ड देश वो होता है जहां पर हर व्यक्ति के पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल होता है, और चाइना ने यही किया। चाइना ने अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया। चाइना ने सड़कों पर, चाइना ने अपने देश के अंदर ट्रेनों का जाल बिछाया, रैपिड मेट्रो स्टेशन का जाल बिछाया और अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी ज्यादा एक्सेसिबल किया। शहरों में अर्बन रेल नेटवर्क जो थे वो तेजी से बढ़ाए गए, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक एक्सेसिबल और साफ अल्टरनेटिव बन गया। बीजिंग जैसे शहरों ने लो एमिशन जोन्स लागू कर दिए, जो पोल्यूशन व्हीकल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्स जैसे न्यू एनर्जी व्हीकल को बढ़ावा देते हैं। यानी कि जो चाइना का बीजिंग शहर है, वहां पर कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां पर आप पेट्रोल पर या डीजल पर चलने वाली गाड़ी से ट्रेवल ही नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको हाइब्रिड कार ही लेकर जानी पड़ेगी या इलेक्ट्रिक कार ही लेकर जानी पड़ेगी। ऐसे बड़े बड़े लो एमिशन रिफॉर्म जो थे वो चाइना ने लागू किए। वहीं चाइना ने स्टेट ऑफ द आर्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया और उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने करी। 2016 से एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क जिसमें 1000 से ज्यादा सेंसर्स, सैटेलाइट्स और लेजर रडार टेक्नोलॉजी शामिल है, चाइना के अंदर रियल टाइम पर पोल्यूशन को ट्रैक करने का काम करते हैं। यानी कि हर शहर के पोल्यूशन लेवल के बारे में सरकार को या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इस सिस्टम ने अथॉरिटीज को पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स को पिन पॉइंट करने में, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को इफेक्टिवली टैकल करने का मौका दिया। चाइना ने अपनी फैक्ट्रीज के ऊपर भी सख्त रेगुलेशन लगाए और अपनी कोल पर निर्भरता को कम करना शुरू किया। 2013 में चाइना का जो एनर्जी मिक्स में कोल का जो शेयर था, कोयले का शेयर लगभग 67% था और 2019 में, यानी कि सिर्फ 7-8 सालों के अंदर, चाइना ने उसको 10% गिराकर 57-58% करने का काम किया। पर चाइना को कुछ सेटबैक्स भी फेस करने पड़े, क्योंकि कोल से ट्रांसफॉर्म जब वो कर रहे थे, ट्रांजिशन जब वो कर रहे थे, तो एनर्जी सिक्योरिटी का इशू चाइना के अंदर क्रिएट हुआ। उस एनर्जी सिक्योरिटी या एनर्जी शॉर्टेजेस के रिस्पॉन्स में कोयले का प्रोडक्शन चाइना को थोड़ा बढ़ाना पड़ा। लेकिन साथ में ही चाइना रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन में जो प्रोग्रेस कर रहा था, उसने इस
बैलेंस को बनाकर रखने में चाइना की मदद करी। बीजिंग जो पहले हजार्डस एयर क्वालिटी के लिए जाना जाता था, आज बीजिंग को बीजिंग बू या बीजिंग ब्लू के नाम से जाना जाता है। बीजिंग, तियानजिन, हेबेई जो आसपास के 3 इलाके हैं बीजिंग शहर के, इस रीजन के अंदर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की वजह से 2013 से 2017 के बीच में PM 2.5 लेवल को लगभग 25% कम कर दिया चाइना ने। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज जैसे कि ड्राइविंग बैन्स, लाइसेंस प्लेट लॉटरीज और पुरानी व्हीकल्स को स्क्रैप करना, इन सब ने चाइना की सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो चाइना के नदर्न बॉर्डर के ऊपर चल रहे हैं, उन्होंने सैंडस्टॉर्म्स को कम किया। ये सैंडस्टॉर्म जो चाइना में पहले चला करते थे, ये धूल भरी आंधियां चाइना के अंदर लेकर आते थे, जिसके चलते पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन चाइना के शहरों में बढ़ जाता था। पर बीजिंग ने अपने शहरों में सीजनल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा मेगा एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया अपने उसी इलाके में, उसी रेगिस्तान के आसपास जहां से धूल भरी आंधियां आया करती थी। ये ग्रीन इनिशिएटिव सिर्फ एयर क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहा है, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में भी चाइना की मदद कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का इरादा और पॉलिटिकल विल चाइना के पास मौजूद था, जिसकी वजह से चाइना के बड़े बड़े शहरों में हवा को साफ करना पॉसिबल हो पाया। लेकिन चैलेंजेस अभी भी चाइना के पास है। PM 2.5 लेवल जो काफी कम हो गए हैं, वो अभी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड से काफी ज्यादा है। इसके अलावा सरफेस लेवल ओजोन भी चाइना के अंदर बढ़ रही है, जो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए नए नए रिस्क पैदा करने का काम करती है। साथ में ही चाइना का सफर स्मोक से लेकर बीजिंग ब्लू तक यह साबित करता है कि सबसे मुश्किल एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी डिटर्मिनेशन और इनोवेशन के साथ टैकल किया जा सकता है, जबकि आगे का रास्ता काफी लंबा है। चाइना की प्रोग्रेस दूसरे देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करती है, जो अपनी हवाओं की सफाई करने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। चलो, इतना तो हमने डिस्कस कर लिया चाइना के रिफॉर्म्स के बारे में। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल एमिशन की भी बात कर लेते हैं। अब दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर्स में चाइना भी है, यूएसए भी है, इंडिया भी है, ये सभी देश शामिल है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर आज की डेट में है और 2023 के डाटा के मुताबिक चाइना के पास ग्लोबल कार्बन एमिशन का 28% शेयर था। सन 2000 से लेकर अब तक चाइना ने अपने एमिशन को 6 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम किया है और इसने हिस्टोरिकल एमिशन के टर्म्स में भी काफी बड़ा योगदान देने का काम किया। 2019 में चाइना ने लगभग 10,065 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने का काम किया था, जो दुनिया के टोटल एमिशन का 28% था। यह फिगर ग्लोबली क्लाइमेट चैलेंज को अफेक्ट करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ावा भी मिलता है। इंडिया के एमिशन की अगर बात करें तो हमारा एमिशन लेवल भी काफी तेजी रफ्तार से या काफी तेज गति से बढ़ रहा है। 2023 में इंडिया के एमिशन का ग्लोबल शेयर 7.3% था। सन 2000 से 2020 के बीच इंडिया के एमिशन में भी हमको 3 गुना इंक्रीज देखने को मिला है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। 2020 में इंडिया ने लगभग 2654 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने का काम किया था। पर अगर हम पर कैपिटा एमिशन की बात करें तो इंडिया के एमिशन चाइना के मुकाबले काफी कम है, पर कैपिटा एमिशन काफी कम है। पर भगवान की दया से 140 करोड़ जनता हमारे पास मौजूद है, जिसके चलते हमारा ओवरऑल एब्सोल्यूट जो एमिशन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर हम डेवलप्ड देशों की बात करें जैसे कि अमेरिका, यूरोप, इन सब ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान मैसिव एमिशन किए। यूएसए जो पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर था, उसका हिस्टोरिकल शेयर अभी भी 25% के आसपास है। डिस्पाइट उनके एमिशंस में रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा कमी आई है, फिर भी अमेरिका का कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत ज्यादा है। यूरोप भी हिस्टोरिकल एमिशन में काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, जैसे कि यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। ये हिस्टोरिकल जो एमिशन है उसका एक्यूमुलेशन जो है वो हमारे क्लाइमेट को आज की डेट में बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंपैक्ट करने का काम कर रहा है। 1850 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में आज हमको देखने को मिलता है। आज दुनिया के लिए जरूरी है कि सभी कंट्रीज अपने एमिशन को कंट्रोल करें और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ देखें और इसकी तरफ कदम भी उठाएं, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को अभी रोक सकें। वहीं अगर इंडिया और चाइना दोनों ही जो दुनिया के 2 सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं, अगर दोनों ही कंट्रीज को अपनी एयर क्वालिटी इंप्रूव करने में काफी चैलेंजेस जो फेस करने पड़ रहे हैं, अगर दोनों साथ में जुट जाए, साथ में एफर्ट्स एक साथ मिलकर करें, तो शायद ये ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब दोनों देशों की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज है, बढ़ती हुई आबादी है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने इनकी पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। लेकिन जब हम एनवायरमेंट कोऑपरेशन की बात करें तो ये दोनों कंट्रीज के लिए एक ऐसा एरियाज है जहां पे वो अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स
रिपोर्ट्स में इंडिया और चाइना के बीच कुछ बायलैटरल इनिशिएटिव्स भी देखने को मिले हैं। सन 2018 की बात है जब दोनों कंट्रीज ने इंडिया चाइना कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क को साइन भी किया था, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल करने के लिए कोलैबोरेशन करने का फैसला भी किया था। अब ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता है जहां वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन, पोल्यूशन कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए काम कर सकें। चाइना ने अपनी एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो कदम उठाए हैं, जैसे एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल की एडॉप्शन, वो इंडिया के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। अगर इंडिया और चाइना अपनी एयर पोल्यूशन क्राइसिस को मिलकर टैकल करें तो दोनों देश सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो उन्होंने 2016 में इंप्लीमेंट किया था, वो इंडिया के लिए भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है। दोनों कंट्रीज को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को इको फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, और अगर ये एनवायरमेंटल कोऑपरेशन कंटिन्यू होता है तो ना सिर्फ उनकी एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी बल्कि उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर हो पाएगी। और ये कोलैबोरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों देश एशिया के डोमिनेंट पावर हैं, और अगर ये अपने पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करते हैं तो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को भी एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप को सिर्फ जियोपॉलिटिकल टर्म्स पर नहीं बल्कि एनवायरमेंटल टर्म्स में भी हमको देखना जरूरी है, ताकि दोनों कंट्रीज अपने चैलेंजेस को मिलकर सोल्व कर सकें। और इसके साथ साथ अगर हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, तो हमको अर्बन प्लानिंग पर भी कोऑपरेशन आपस में अपने दोनों कंट्रीज की, सभी कंट्रीज की अर्बन प्लानिंग के ऊपर कोऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब अर्बन प्लानिंग का एयर क्वालिटी के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है। जब हम सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो सिर्फ बिल्डिंग, रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ज्यादा कुछ और भी होता है जो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर सिटी का डिजाइन ऐसा हो कि वो पोल्यूशन को रिड्यूस करे तो एयर क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। बैडली प्लान्ड अर्बन एरियाज में कंजेशन ज्यादा होता है, फॉसिल फ्यूल का ओवर यूज होता है और इनएडिक्वेट ग्रीन स्पेसेस होते हैं जो पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। जैसे कि दिल्ली और मुंबई जैसी मेगा सिटीज में ट्रैफिक जैम, कंस्ट्रक्शन और व्हीकल के एमिशन का एयर क्वालिटी के ऊपर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। लेकिन अगर अर्बन प्लानिंग को इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाया जाए तो यह पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले ग्रीन स्पेसेस का होना बहुत जरूरी है। पार्क्स का, गार्डन्स का और ग्रीन रूफटॉप्स ना सिर्फ पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि ये अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट को भी कम करने में हमारी मदद करते हैं। अब जैसे सिंगापुर का एग्जांपल है, सिंगापुर का एक बहुत ही परफेक्ट मॉडल है जहां पर सिटी के हर एरिया के अंदर ग्रीनरी को इंटीग्रेट किया जाता है। उसका इफेक्ट एयर पोल्यूशन पर बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली पॉजिटिव इफेक्ट उसका पड़ता है। सिंगापुर ने अपनी अर्बन एरियाज में वर्टिकल गार्डन, वर्टिकल पार्क्स क्रिएट किए हैं जो नॉट ओनली एयर को क्लीन बना रहे हैं बल्कि ये सिटी के टेंपरेचर को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। साथ में बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी एक एसेंशियल फैक्टर है। अगर सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट और एक्सेसिबल होगा तो लोग प्राइवेट व्हीकल का यूज कम करते हैं, तो अल्टीमेटली पोल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सियोल शहर है, कोपेनहेगन शहर है, इन दोनों शहरों के अंदर सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन जैसे कि मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेस और बाइक लेन्स प्रमोट किए गए हैं, जिससे एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में मदद मिलती है। ये इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मोड्स एमिशन को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं और एनवायरनमेंट को लेस हार्मफुल बनाते हैं। अगर हम इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स की बात करें तो यह भी हमारी एयर क्वालिटी को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर हम अपनी सिटीज को प्रॉपर्ली प्लान करें, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और ग्रीन स्पेसेस इंटीग्रेट करें और इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाएं तो हम सिर्फ एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं बल्कि हम क्लाइमेट चेंज को होने से भी रोक सकते हैं। ये स्टेप्स ना सिर्फ एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे बल्कि हमारे हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं। दिल्ली जो काफी समय से सीवियर एयर पोल्यूशन से जूझ रहा है और कुछ शहरों में तो हमारी कंट्री में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 1000 के भी पार पहुंच रहा है, ऐसी जगहों पर हमको एयर अर्बन प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉक्सिक एयर लोगों की एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको 9 साल तक कम कर सकती है। और दिल्ली के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति हर दिन बिना सिगरेट पिए भी 30 से 40 सिगरेट रोजाना पी रहा है। इतना पोल्यूशन वो इनहेल कर रहा है। यह मसला पिछले 10 सालों से चल रहा है और दिल्ली के लोगों के लिए लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन अभी तक नहीं आ पाया है। अब सवाल यह है कि इंडिया इस प्रेसिंग इशू पर कैसे ध्यान दे सकता है और कैसे इसे रिजोल्व कर सकता है, या फिर यह मसला ऐसे ही अटका रहेगा। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार मिलकर जल्द से जल्द दिल्ली को बीजिंग के मॉडल के ऊपर या किसी और मॉडल के ऊपर डेवलप करे, अर्बन प्लानिंग लेकर आए और एयर पोल्यूशन से हमारी राजधानी को निजात दिलवाए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।